स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेज में। आज के वीडियो में हम लोग 10th क्लास के जो मैथ है उनके जो पहले चैप्टर है रियल नंबर, उनके सारे यानी पहले एक्सरसाइज के सारे सवालों को हल करने वाले हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि इस चैप्टर का जो थ्योरी वाला जो पार्ट था वो पार्ट 1 यानी आपको पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें बहुत ही बेसिक तरीके से आपको थ्योरी बताएं और साथ ही साथ उस थ्योरी से जो सवाल पूछे गए हैं, यानी इसी साल यानी 2026 के जो फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था बिहार बोर्ड में, उसमें जो जितने भी थ्योरी पे बेस यानी क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी कराए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज को देखेंगे, यानी प्रश्नावली जो हम लोग का है प्रश्नावली 1.1 हम लोग इनको देखने वाले। इनके सारे सवालों को हम लोग एक एक करके हल करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं और सारे सवालों को हल करते हैं। एक छोटा सा आप लोगों से गुजारिश रहेगा कि यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कर लीजिए। आइए आज का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल अगर देखें तो कहता है यहाँ पे कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे एचसीएफ ज्ञात करेंगे, लेकिन यूक्लिड विभाजन का हम लोग इस्तेमाल करके, इससे हम पहले बता चुके हैं कि यूक्लिड विभाजन होता क्या है, यूक्लिड विभाजन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, वो आपको पार्ट 1 में होगा। और या तो फिर आप जो है यहाँ पे आइकन बटन आएगा वहाँ पे भी आपको ये लिंक मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके भी जरूर आप देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग सवालों को हल करते हैं। आइए सीखते हैं कि हम लोग कैसे यूक्लिड का इस्तेमाल करके हम लोग जो है यहाँ पे हल करेंगे। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे हल कर लेंगे। अच्छा, हल करेंगे कितने नंबर का हल कर रहे हैं? तो हम लोग हल कर रहे हैं 1 नंबर का। 1 नंबर में दिया क्या है? 1 नंबर में देखेंगे तो दिया है 135 और 225। क्या दे रखा है? 225। इसको हम लोग हल करने वाले। कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास 135 और जो 225 है, इसमें बड़ी संख्या कौन है? तो बड़ी संख्या आपका 225 है। तो जो बड़ी संख्या होता उसके तरफ हम इसका मुख खोल देते हैं। ठीक है, आइए अब एक्चुअल में होता है क्या है कि हमको इस हल करना है, यानी एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ यानी मोसो निकालना है, लेकिन इस्तेमाल करेंगे यूक्लिड का। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, तो इनके बारे में हम आपको बताए थे। ये है a बराबर में बी क्यू और प्लस में r, और r जो था, ये r का जो वैल्यू होता है, ये r जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, लेकिन b से छोटा है। ये हम आपको बता चुके हैं, यानी पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि a क्या होता है, b क्या होता है। तो आइए एक बार फिर से समझा दें। जो बड़ी संख्या होता है उसको a कहते हैं, जो छोटी संख्या होता है उसको b कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम रफ करेंगे, थोड़ा सा रफ इस्तेमाल करेंगे। तो हम आपको बता दें a का वैल्यू 225 है यहाँ पे, ठीक है, और b का वैल्यू जो है 135 है। ठीक है, और याद रखेंगे कि b वाले संख्या से a वाले संख्या में भाग लगाया जाता है। यहाँ पे जो आएगा उसको q कहेंगे, और जो कुछ बच जाएगा उसको हम लोग r कहेंगे। इतनी बात आप अच्छे से समझ लीजिए, आपका सवाल हल हो जाएगा। आइए अब देखिए, हम लोग का पहला स्टेप होगा, क्योंकि हम लोग पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो छोटी संख्या है उससे भाग देंगे बड़ी संख्या में, यानी b से भाग दिया जाता है a में। तो यहाँ पे अगर b देखें तो b हमारा हो गया 135, a हो गया 200, यहाँ पे 25। तो a की जगह पे हम लोग रखेंगे 225 और b की जगह पे रखेंगे हम लोग 135। ठीक है, 135 रखेंगे। ठीक है, अब देखिए कितने बार में भाग लगेगा, तो आप कहेंगे सर इसमें तो एक ही बार में लगेगा 135। आप इसे घटा दें तो 5 में से 5 आप अगर घटाते हो तो 0 होगा, और ये हो जाएगा 12, क्योंकि एक है ना बोरो करेगा, तो 12 में से अगर 3 घटाते हैं तो 9, और ये तो आपका कट जाएगा। तो देखिए ये हमारा b है, ये हमारा a है, और q की जगह पे 1 आया है और r की जगह पे 90 आया। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, a। तो a की जगह पे 225 है, a की जगह पे देखेंगे तो 225 है, b की जगह पे देखेंगे तो 135 है, q की जगह पे देखेंगे तो 1 है, और r की जगह पे 90 आया। और हमारा r जो है अभी 0 नहीं आया है, तो यहाँ पे डज नॉट इक्वल 0 लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि ये जो 90 है, बस इसी को अब हम बनाएंगे b, और ये हो गया बड़ा, क्योंकि जो बड़ी संख्या होता है उसी को हम बनाते हैं a, 135। ठीक है,
फिर यहाँ से आप डिवाइड करोगे, 90 दूना 180 होता है, तो आप एक ही बार में लगाओगे। इसी बात को थोड़ा सा हम फ्रेश करके यहाँ पे लगा रहे हैं ताकि आप समझ पाओ। तो यहाँ पे हम लोग 90 से डिवाइड करेंगे 135 में, तो आप कहोगे 90 इकाई 90, ठीक है। अब यहाँ पे बच जाएगा 5 और ये बच जाएगा 4, ठीक है। ये हमारा बी है, ये हमारा ए है, ये जो आया यही हमारा क्यू है, और ये जो रह गया ये हमारा आर है। तो स्टेप अगर हम लोग 2 देखें तो स्टेप 2 हमारा क्या कहता है, स्टेप 2 कहता है कि 135, क्योंकि ए का वैल्यू 135, बी का वैल्यू देखोगे तो 90, और क्यू का वैल्यू देखोगे तो वहाँ कितना आया था, 1 आया था, और आर का वैल्यू 45 आया है। और आर क्योंकि अभी हमारा 0 नहीं आया है, क्योंकि 0 आ जाएगा अगर यहाँ पे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्या करेंगे, अब फिर इस 45 से 90 में भाग देंगे, तो 45 से 90 में भाग देंगे, या फिर आप यहाँ पे भी कर सकते हो कि 45, ठीक है, आप कहोगे यहाँ पे 90 से भाग दोगे 45 से, तो 45 दूना 90, थोड़ा सा हम फ्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पे 45 से क्या करेंगे, 90 में भाग देंगे, तो आप कहोगे 2 बार में लग गया सर 90, ये कटकर 0 हो गया। ये हमारा बी है, ये हमारा ए है, ये हमारा क्यू, ये हमारा आर है। तो इस बार जो हमारा स्टेप थर्ड जाएगा, तीसरा स्टेप जो होगा वो क्या कहेगा, वो कहता है कि 90, ए का वैल्यू 90 बराबर में बी का वैल्यू 45 और क्यू का वैल्यू 2, और आर इस बार आ गया 0। जब आर 0 हो गया तो यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर में 0। अब हम यहाँ पे रुक जाएंगे और यहाँ पे कहेंगे कि अतः 135 और 225 का एचसीएफ, इसका जो एचसीएफ है वो कितना आया, 45। क्यों, क्योंकि 45 से कंप्लीट डिवाइड हुआ है, कंप्लीट रूप से यानी कट गया, यानी 0 आ गया। जिस नंबर से यानी 0, या फिर कह सकते हैं कि कट गया, 90 में से 90 घटाए तो कट गया, तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो हमारा 45 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला सवाल था, पहले सवाल को अच्छे तरीके से आप लोग को समझाएं। इसके बाद इस एक्सरसाइज में और आप देखेंगे तो 2 सवाल और बचे हुए, इन दोनों सवालों को भी हम लोग अब हल करने वाले। तो पहले सवाल को हम लोग अच्छे से सीख चुके हैं। अगर आप तक यहाँ कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके जरूर पूछेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल, और सवाल नंबर मेरा यहाँ पे देखेंगे तो 2, सवाल नंबर 2 देखेंगे तो सवाल नंबर 2 हमारे सामने है। यहाँ पे सबसे पहली बात हम लोग लिखेंगे हल, हल लिखने के बाद जो है सवाल नंबर 2 है, 2 लिखेंगे, ठीक है। 2 है क्या, 196 और कहेंगे यहाँ पे, ठीक है, और 38,220, यही सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं। आइए अब यहाँ पे क्या करेंगे, 196 से बड़ा है 38,220, और यहाँ पे आपको बता दें जो बड़ी संख्या होता है उसी को हम लोग जो है ए कहते हैं, तो ये 38,220 है, और जो छोटी संख्या होता है उसी को हम लोग कहते हैं बी, ठीक है। यूक्लिड क्या कहा था, यूक्लिड विभाजन क्या कहा था, तो आप कहेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम ये क्या कहा था, तो याद होगा आपको, तो ये कहा था कि ए बराबर में होता है बी क्यू और प्लस में आर, और ये आर जो है 0 के बराबर, 0 से बड़ा होता है लेकिन बी से छोटा होता है, ये बात हम लोग जानते हैं। अब हम लोग का स्टेप 1 आएगा, और स्टेप 1 क्या कहता है, स्टेप 1 कहता है कि बी से भाग दिया जाता है ए में। हम यहाँ पे रफ कर रहे हैं, आप अपनी कॉपी के किसी भी पेज पर, दूसरे पेज पर जाकर रफ कर लें, ठीक है। तो रफ में हम लोग क्या करेंगे, बी से भाग दिया जाता है ए में, याद रखेंगे जितने बार में लगता है वो क्यू होता है, जो रह जाता है उसी को आर कहा जाता है। जिस वक्त हमारा आर 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, या कट हो जाए, जिस नंबर से हो जाए वो नंबर हमारा एचसीएफ होता है। तो अब यहाँ पे बी के जगह पे 196 है और ए की जगह पे 38,220 है। आइए लगाते हैं, कितने बार में लगेगा, अगर हम 2 बार में लगाएं तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार में लगाएंगे तो 196, घटा लीजिए 12, पैसा लेगा 12, 12 में 6 गया तो 6, ये हो जाएगा 7, पैसा लेगा 17, 17 में से 9 गया तो 8, ये हो जाएगा 2, 2 में से 1 घटाओगे 1 बचेगा। अब लाइए यहाँ पे 2 आएगा, यानी 1862 हो गया। कितने बार में लगेगा, क्या 9 9 9 81, 9 8 17, तो 9 बार में लग जाएगा, 9 बार में लगेगा, 9 6 के 54, हासिल का 5, और 9 9 81, 81 4 85, हासिल का 8,
9 8 17। घटा के देखिए कितना आया, ये आ जाएगा 12, 12 में से 4 घटेगा तो 8। ये हो जाएगा आपका 5, 5 में से, ठीक है, 5 में से 5 गया 0, ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये कट जाएगा, उसके बाद लाएंगे 0। क्या सही जा रहे हैं क्या, कि कहीं पे गलत हो रहा है ना? अगर कहीं पे गलत है तो बताएंगे जरूर। 5 6 के 30, क्या 5 बार में लगेगा, 5 6 के 30 और 5 9 45, 3 48 और हासिल का 4 और 5 4 9। क्या गलती हुआ यहाँ पे, गलती हो गई क्या? पैसा लिया 12, 12 में से अगर हम 12 में से 4 घटाते हैं तो 8 आएगा। ये हो गया 5, 5 में से 5 गया तो 0 हो जाएगा। और क्या गलत है, या यहाँ से गलत किया, 12 में से 6 तो 6, ये हो गया 7, तो ये हो जाएगा 17। 17 में से अगर आप घटाते हैं, 17 में से अगर आप 8 9 घटाते हैं तो 8 बचेगा, 2 में से 1, 38,200, 38,220, 38,220। क्या गलत है, क्या गलत है, एक बार देखेंगे, जरूर देखेंगे, है ना? यहाँ पे गलती हो गया, देखिए 9 से लगाए, 9 6 के 54, हासिल का हो जाएगा यहाँ पे 9 6 के 54, हासिल का 5 और 9 में 81, 5 86 हो जाएगा, 9 में 81, 5 86 हो जाएगा। ठीक है, अब घटा के देखेंगे, ये हो जाएगा आपको 8, ये हो जाएगा 5 तो 15, 15 में से गया तो ये 9 हो जाएगा, ये 0 नहीं होगा। अब घटा के देखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा, है ना, 12, 12 में से 4 गया तो 8, ये हो जाएगा आपको 15, क्योंकि एक पैसा दिया था तो 15 में से तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, ये भी कट, ये भी कट, है ना, क्योंकि एक पैसा दे चुका था। अब आया 0, 5 बार में लगाएंगे, 5 6 के 30, 5 9 45, 45 3 48, हासिल का 4 और 5 इकाई 5 4 9, यानी कट गया, ये कट कर यानी 0 हो गया। तो एक बार में ही कट गया, तो हमारा ये होता है बी, ये होता है ए, ये होता है क्यू और ये होता है आर। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक गड़बड़ कर देता है। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 38,200, 38,220, बराबर में बी का वैल्यू है 196 और क्यू का वैल्यू कितना आया, तो क्यू का वैल्यू 195 और आर का वैल्यू 0 आ गया। आर क्या आ गया, 0, क्योंकि कट गया ना सारा का सारा। आप कट का भी चिन्ह लगा सकते हैं, कट गया यानी 0 हो गया। तो यहाँ पे सिंपल सी बात कहेंगे कि आर जो है, आर जो है यहाँ पे 0 आ गया, पहली ही दफा में 0 आ गया, है ना, पहली ही दफा में क्या आ गया, 0 आ गया। जब आर 0 आ गया तो हम यहाँ पे कहेंगे अतः 196 और 38,220 का HCF बराबर में कितना आ गया, 196, क्योंकि 196 से ही कट गया। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो हम लोग 1 नंबर और 2 नंबर दोनों को अच्छे से हम लोग हल कर चुके हैं। तो आइए तीसरे नंबर को हल करते हैं। अगर तीसरा देखेंगे तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, आप इसे भी हल कर सकते हैं। तो क्या करोगे, सबसे पहले हल लिखोगे, हल लिखने के बाद अगर हम लोग देखें, सवाल नंबर हमारा तीसरा है और सवाल तीसरा क्या कहता है, 867 और फिर कह रहा है यहाँ पे 255 का HCF ज्ञात करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, जो बड़ी संख्या है और जो छोटी संख्या है उसको दर्शा दीजिए कि 867 जो है बड़ी संख्या है, यानी आपके 255 से। तो बड़ी संख्या को ए कहते हैं, छोटी संख्या को बी कहा जाता है। तो बड़ी संख्या हो गया 867, छोटी संख्या हो गया यानी बी 255। ठीक है, अब यहाँ पे यूक्लिड का इस्तेमाल करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या कहता है, वो कहता है ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर, और फिर आर कहता है कि हम 0 के बराबर या 0 से बड़ा है लेकिन बी से छोटा है, ये बात कहता है। फिर वही काम करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे, यानी 255 से 867 में भाग देंगे, 867 में भाग लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या क्या किए, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग लगाएंगे। कितने बार में लगेगा, तो अगर हम 2 बार में लगाए तो 2 2 4 1 5 3 बार में लग जाएगा, शायद 3 से लगा के देखते हैं, 3 5 15
3 5 15, 3 5 15 1 16, 3 दूना 6 1 7। घटा के देखेंगे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। बिल्कुल लग गया। तो ये छोटी संख्या a होता है, सॉरी छोटी संख्या b होता है, और यहाँ पे जो है बड़ी संख्या आपका a होगा, ये q होगा, ये r होगा। तो आइए हम लोग का जो पहला स्टेप होगा, पहला स्टेप कहता है यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 867, बराबर में b का वैल्यू क्या है तो 255। कितने बार में लगा 3 बार में, q का वैल्यू 3 आया है, r का वैल्यू अभी 102 आया, और ये जो है r अभी 0 नहीं आया। ठीक है, हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, यानी फिर 102 से भाग लगाएंगे 255। ठीक है, तो 2 बार में लग जाएगा, 204 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 204। घटा के देखेंगे, ये हो जाएगा 51। क्या हो जाएगा 51 होगा, ये तो कट जाएगा, या फिर आप 0 कह सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कट गया है ना। चलिए, तो ये आपका 0 हो गया। अब देखिए, जो छोटी संख्या होता है b होता है, बड़ी संख्या a होता है, और जितने बार में लगता है q, और जो रह जाता है r। तो हम लोग का जो सेकेंड स्टेप है, स्टेप सेकेंड देखेंगे, तो ये हो जाएगा 255 में भाग लगाए थे, किससे 102 से। कितने बार में 2 बार में लगा, बच क्या गया 51, क्योंकि r अभी भी 0 नहीं आया। अब फिर क्या करेंगे, इस 51 से भाग लगाएंगे किसमें 102 में। ठीक है, कितने बार में 2 बार में, 102 लग गया, और ये तो 0 ही आ जाएगा। ये हमारा a, ये हमारा b, ये q, और ये हमारा r होता है। ठीक है, स्टेप थर्ड क्या कहा, स्टेप थर्ड कहता है यहाँ पे कि 100, ठीक है, कितना से लगाए थे 102 में लगाए थे, किससे 51 से। कितने बार में 2 बार में, बचा कितना 0। जब 0 आ जाए तो हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे कि अतः एक यानी 867 और 255, 255, ठीक है, का HCF कितना आया, तो ये आ गया 51, क्योंकि 51 से पूरा का पूरा कंप्लीट रूप से डिवाइड हुआ। तो उम्मीद करते हैं पहला जो सवाल है, पहले सवाल के जो 3 सवाल थे, तीनों सवाल को हम लोग एक एक करके यानी हम लोग हल कर चुके हैं। ये हमारा पहला सवाल था, इसको हल किए, फिर हमारा दूसरा सवाल था, ये हल किए, फिर ये हमारा तीसरा सवाल था, इनको भी हल कर लिए। तो एक एक करके सवालों को हल करने के लिए सिखा रहे हैं, बहुत स्मूथ तरीके से सिखा रहे हैं। बस आपको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना है, इससे सवाल आपके एग्जाम में हर साल एक ना एक सवाल जरूर पूछता है। आइए अगला सवाल अगर देखें यहाँ पे, तो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखिए यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है। तो सवाल है सामने में प्रश्नावली 1.1 का ही सवाल नंबर 2 है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, q जहां पूर्णांक है। अच्छा, पूर्णांक संख्या के बारे में आप लोग जानते होंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पे रफ का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम आपको समझा पाए। पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो पूर्णांक संख्या वो होता है जिसमें धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है। यानी पूर्णांक संख्या जो है 0 भी शामिल होता है इसमें, और फिर +-1, +-2, +-3, ये सारे संख्या को हम लोग कहते हैं। या इसी को आप अक्सर ऐसे करके देखे होंगे, -3 ऐसे करके आप कहीं पे देखे होंगे। यानी धनात्मक ऋणात्मक इसमें दोनों संख्याएं होती है ना, धनात्मक ऋणात्मक दोनों संख्या होती है। लेकिन इसमें कहा कि हमको धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात करना है। अच्छा, एक होता है सम संख्या, एक होता है विषम संख्या। तो सम क्या होता है, विषम क्या होता है, समझिएगा। अगर हम अंक देख लें, आपको अगर थोड़ा सा बता दें कि अंक के बारे में थोड़ा सा बात कीजिए। अंक होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और कहेंगे 9। अब याद रखेंगे कि किसी भी संख्या का इकाई अंक का मतलब लास्ट डिजिट, सबसे आखिरी वाला जो डिजिट होता है, उसमें अगर 0, 2, 4, 6 आता है तो वो सम संख्या बन जाता है। और किसी भी संख्या का जो आखिरी डिजिट, लास्ट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 होता है, इसको विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे है 3, लेकिन लास्ट में अगर हम 2 लगा दें तो ये सम संख्या बन जाएगा। अगर ये देखेंगे 6 और लास्ट में कोई एक संख्या इसमें से उठा के यहाँ पे लगा दें, ये हमारा विषम संख्या हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में 9 है। समझ रहे हैं ना। तो जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो सम होगा, और 1, 3, 5, 7, 9 होगा तो वो आपका विषम होगा। ठीक है, आइए अब इस सवालों को हल करते हैं।
हल करना बहुत आसान है। यहाँ पे हम लोग हल करेंगे, हल करने के बाद यहाँ पे मानेंगे कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई, क्योंकि धनात्मक बोला है तो धनात्मक हम लोग, धनात्मक पूर्णांक हम लोग मान लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक a एवं b है। क्या माने? a एवं क्या है? b है। जहां, याद रखेंगे, जहां b बराबर में, जहां, याद रखेंगे, जहां b बराबर में हमको क्या रखना है, अगर यहाँ पे 6 है तो 6 लो, 5 है तो 5 लेंगे, 7 रहता 7 लेते, 4 रहता तो 4 लेते। तो b की जगह पे हम ये संख्या लेंगे कि इसमें कौन सा संख्या दिया है q के साथ, तो वो वाला संख्या लेंगे। तो जहां b बराबर में क्या है? 6, b बराबर में क्या है? 6 है। ये बात हम लोग इतना लेट कर लेंगे, ठीक है। जैसे वहां पे 6q है, वहां 6 की जगह पे 4q होता तो 4 लेते, राइट। आइए अब देखिए क्या करेंगे, सिंपल सा काम, यहाँ पे हम लोग यूक्लिड का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? यूक्लिड का। तो यहाँ पे कहेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, या प्रमेयिका का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा, ये कहा क्या, ये कहा ये होता है a बराबर में बी क्यू प्लस में r, और r का जो वैल्यू होता है ये हम लोग पहले से जान रहे, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है लेकिन b से छोटा होता है। यही बात बोला, बिल्कुल यही बात बोला। अच्छा, अब ध्यान देंगे a का a बराबर में b का वैल्यू देखेंगे तो 6, यहाँ पे देखिए हम लोग 6 मान चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे 6, q का q लेंगे और r का वैल्यू r ही लेंगे। अच्छा, अब हमको पता चल गया कि b का वैल्यू 6 है, तो अब जो r का वैल्यू होगा ना, r का वैल्यू क्या होगा? b से छोटा होगा। b से छोटा होने का मतलब है कि r का वैल्यू अब 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, क्या 6 होगा? नहीं, 6 नहीं होगा। कहा कि b से छोटा होना चाहिए, तो b से छोटा 5 तक। तो अब r का वैल्यू जो होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 6 तो b का वैल्यू है, और b जो होता है r से बड़ा होता है, तो r 6 कभी नहीं हो सकता, राइट। तो हम लोग 0 से लेकर कहां तक जाएंगे? तो हम लोग 5 तक जाएंगे। अब आपका काम हो गया। अब यहां से स्टेप लगाएंगे। स्टेप पहला स्टेप क्या कहा? a बराबर में 6q प्लस में r, तो r का वैल्यू हम पहले लेंगे 0, ठीक है। फिर स्टेप हम लोग दूसरा क्या लेंगे? स्टेप दूसरा लेंगे a बराबर में 6q प्लस में r का वैल्यू इस बार 1 लेंगे। फिर स्टेप हम लेंगे तीसरा स्टेप जब लोगे तो a बराबर में 6q प्लस में r, और इस बार r का वैल्यू 2 आएगा। फिर स्टेप हम लेंगे चौथा। स्टेप चौथा क्या कहेगा? a बराबर में 6q प्लस में r की जगह पे क्या लेंगे इस बार? 3। अब फिर लेंगे स्टेप हम लोग का, है ना, 5। अच्छा, स्टेप 5 जब लेंगे तो इसमें क्या होगा? a बराबर में 6q प्लस में r, इस बार r का वैल्यू क्या आएगा? 4 आएगा। फिर हम लोग लेंगे स्टेप हम लोग यहाँ पे 5वां के बाद छठा, a बराबर में 6q और प्लस में r का वैल्यू इस बार क्या आएगा? 5। क्या सही लिए? 1, 0, 2, 1, है ना, 3 में 2, 4 में 3, ठीक है, और 5 में 4, और इसमें हो गया, है ना, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हो जाएगा आपका 5। इस बार आएगा 5, कोई दिक्कत नहीं, 5 आ गया, ठीक है। तो सारे के सारे हमारे सामने मौजूद है। अब देखिए थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए, जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 6, 4, 8 आएगा वो सम होगा, जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 आएगा वो विषम होगा। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लास्ट में 0 है तो ये सम है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। लास्ट में अगर 1 है तो विषम है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है। फिर कहेंगे अगर लास्ट में 2 है तो सम है? बिल्कुल सही है। लास्ट में 3 है तो विषम है? बिल्कुल सही है, ठीक है। लास्ट में 4 है तो सम है? बिल्कुल सही है। और लास्ट में 5 है तो विषम है। क्या ये बात लिख सकते हैं? बिल्कुल हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहा था कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, तो 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, यहाँ पे देखेंगे तो 6q प्लस 5, कहा कि धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो देखिए क्या ये विषम, ये विषम, ये विषम नहीं है? बिल्कुल विषम है।
तो हम यहाँ पे दिखा चुके हैं। अगर इसको थोड़ा सा और बेहतर से लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो हम यहाँ पे थोड़ा सा लिखने की प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा जगह बना लें। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 6q प्लस 0, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 सम क्या है, यानी धनात्मक सम पूर्णांक है। क्या है? क्योंकि ये देखो 0, 4 और 6, ये वाला 6 यानी सॉरी 6 तो नहीं है, 0, 2, 4 ये क्या है? धनात्मक सम पूर्णांक है, जबकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है? विषम पूर्णांक। और ये बात हमसे पूछा जा रहा था और बड़े ही अच्छे तरीके से हम इसको बता चुके हैं। ये हमारा रफ है, याद रखेंगे, ये हमारा क्या है? रफ है ना, ये हमारा रफ है, इस साइड वाला रफ है। आप चाहें तो इसे मिटा दें या इसे कहीं और लिख दें। बताइए क्या यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल धीरे धीरे से चीज़ों को समझाने की प्रयास कर रहे हैं और आप समझ भी पा रहे होंगे, बहुत ही आसान तरीके से समझा रहे हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल अगर देखें यहाँ तो कहता है कि किसी परेड में 3 नंबर का सवाल है, 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं? कुछ नहीं है, बस आपको इसका एचसीएफ निकालना है। यहाँ पे क्या करेंगे? हल करेंगे। सिंपल सी बात, हल करेंगे। हल करने के बाद आपके सामने दो संख्या है, एक संख्या है 616 और दूसरी संख्या देखेंगे तो दूसरी संख्या हो जाएगा आपको 32। फिर वही बात, बड़ी संख्या को आपको दिखाना है कि ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या। बड़ी संख्या को a से डिनोट किया जाता है, छोटी संख्या को जो है b से डिनोट किया जाता है। तो b का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे, b का वैल्यू हो जाएगा 32। यूक्लिड का इस्तेमाल करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा ये है क्या? तो ये है a बराबर में BQ प्लस में R, और R का जो वैल्यू होता है 0 के बराबर, 0 से बड़ा लेकिन B से छोटा होता है। ये बात हम लोग जानते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है, तो हम रफ कर लेते हैं यहाँ पे। तो छोटी संख्या 32, बड़ी संख्या 616, तो 32 दूना 64 होगा, तो 32 इकाई 32 लगा दीजिए। ये हो जाएगा आपको 11, 11 में से गया तो 9, ये 5 तो 2 आएगा 6। क्या सही लिखे? अगर हम एक बार में लगाएं तो ये हो जाएगा 11, 11 में से 2 जाएंगे तो 9, और ये हो जाएगा 5 में से, कहने का मतलब हाँ 5 में से 3 घटाओगे तो 2 आएगा। ठीक है, अब कितने बार में लगेगा? क्या 9 तिया 27, 9 दूना 18, क्या 9 बार में लग जाएगा? तो 9 दूना 18, 9 तिया 27, 27 1 28, तो घटा लो, ये हो जाएगा 16, एक पैसा लेगा तो 16, 16 में से 8 गया तो 8, 8 में से 8 गया ये 0, 8 में से 8 गया 0। ठीक है, तो हमारा जो बड़ी संख्या वो a होता है, छोटी संख्या b, ये q और ये हमारा r होता है, ये q है। तो यहाँ पे हमारा जो स्टेप बनेगा वो बनेगा इस तरह से कि 616 बराबर में 616 a का वैल्यू, b का वैल्यू क्या है तो 32 गुना कितने बार में, q का वैल्यू कितना है तो आप कहोगे कि 19 बार में, और r का वैल्यू क्या है, r का वैल्यू 8, क्योंकि r हमारा अभी 0 नहीं आया है। ठीक है, ओके। चलिए अब अगला स्टेप क्या होगा कि आप इस छोटी संख्या से भाग देंगे बड़ी संख्या यानी 32 में। ये तो 4 बार में ही लग रहा है, 8 चौका 32, तो यहाँ पे आप कहोगे 0 आ गया। ये हमारा a, ये b, ये q और ये हमारा r है। तो हमारा सेकेंड स्टेप क्या है, तो सेकेंड स्टेप हो जाएगा कि 32 बराबर में 8 गुना 4 और यहाँ पे 0, इस बार r हमारा 0 आ गया। अब हमारा स्टेप आ गया, तो अब हम कहेंगे, देखिए क्या कहा कि उन स्तंभों की, है ना,
अधिकतम संख्या क्या होगी, तो हम लिखेंगे है ना, स्तंभों की, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर में 8 होगी। बस 8 होगी, क्यों? क्योंकि 8 वो नंबर है जो इन दोनों को कंप्लीट रूप से डिवाइड करता है। तो उम्मीद करते हैं कि 3 नंबर का भी जो सवाल बता है बहुत ही आसान और बहुत ही नॉर्मल तरीके से बताएं ताकि आपके समझ में आ जाए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है किसी m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। बहुत ही आसान है, आइए इसको हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो हम इसमें बोले थे कि मानना होगा कि माना, यहाँ पे क्या मानेंगे, तो यहाँ से माना कि धनात्मक है ना पूर्णांक a और b है, a और b है, जहां b बराबर में क्या मानोगे, क्योंकि इसके साथ 3 लगा हुआ है, जैसे वहां पे q 6q था, यहाँ पे 3m है तो 3 मानना होगा, 3। अब क्या कहा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है a बराबर में bq प्लस में r, और r का वैल्यू जो होता है 0 के बराबर और 0 से बड़ा और b से छोटा। तो यहाँ पे a का a, b का वैल्यू देखेंगे तो 3 है, 3 रखेंगे, q का q और प्लस का r, यानी b का वैल्यू अगर 3 आ गया तो r का वैल्यू क्या आएगा, r का वैल्यू आएगा 0, 1 और 2, और 3 से छोटा, क्योंकि b से छोटा होना चाहिए यार, तो b तो 3 है तो 3 तो होगा नहीं, 3 से छोटा कहाँ तक होगा, 0, 1, 2। बस कुछ नहीं, स्टेप लिखेंगे। स्टेप 1 क्या कहता है, a बराबर में 3q और r का वैल्यू रखेंगे 0। लेकिन इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि वर्ग करने के लिए कहा है, तो वर्ग करने का मतलब a का स्क्वायर, तो इधर बचेगा 3q का स्क्वायर, राइट। अब यहीं पे आप क्या कहोगे, ये 3 को क्या हम 3 3 9 होता है, ऐसे ऐसे अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 और q का स्क्वायर, ये बात होगा, ये q है, यानी q यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको, ठीक है, ध्यान देंगे, 3 3 9 और q का स्क्वायर। क्या इसी 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुना 3 q का स्क्वायर, आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। फिर आगे हम यहाँ पे इसी को दिखाने के लिए 3, और ये जो 3q है इसके बदले में हम लेंगे m, और यहाँ पे लिख देंगे, जहां ये जो m है, m किसके बदले में लिए हैं, तो ये m लिए हैं 3q का स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखिए a का जो वर्ग है वो 3m के रूप में आ चुका है, यानी a का जो स्क्वायर है वो 3m के रूप में आ चुका है, जो कि यहाँ पे बोला था दिखाने के लिए कि 3m। अच्छा, फिर अगला स्टेप अगर लेंगे तो अगला स्टेप हमारा हो जाएगा सेकेंड स्टेप, वो होगा a बराबर में 3q और प्लस में r का वैल्यू क्या लेंगे इस बार 1। फिर कहा वर्ग करने पर, तो वर्ग कीजिए, a का वर्ग, इधर करेंगे 3q, ये आपका q है, और प्लस में 1 का वर्ग करेंगे, वर्ग का मतलब होल स्क्वायर। अब ये a प्लस b के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो कहेंगे a का स्क्वायर यानी 3q का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस में 2a की जगह पे 3q, फिर कहता है b का स्क्वायर, b की जगह पे 1 है तो b का स्क्वायर। अब आगे देखिए, क्या इसी को हम 3 3 9 q स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या इसको हम 3 दूना 6 है ना और q लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे 1 का 1 ही लिखेंगे। अब देखिए इसमें फिर हमको 3m के रूप में लाना है, तो इन दोनों में 3 कॉमन है, आप ऐसे देख सकते हैं कि इसको हम 3 गुना, देखिए 9 को 3 गुना 3 9, q स्क्वायर का q स्क्वायर लिख सकते हैं, नो डाउट आप लिख सकते हैं, या
अब यहाँ पे देखेंगे, या ऐसे देखिए ना, इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो 3 कॉमन है, दोनों में क्या है 3 कॉमन है। हम यहाँ पे डायरेक्ट 3 कॉमन लेके आपको दिखा रहे हैं। 3 अगर हम कॉमन लेंगे यहाँ से तो कहेंगे 3 तिया 9 और क्यू का क्यू, तो देखिए 3 तिया 9 और क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, और बीच में प्लस दीजिए, और 3 दूना 6 तो 2 डाल सकते हैं, और क्यू का क्यू रहने दीजिए। मुझे केवल 3 बाहर निकालना था। ऐसा क्यों निकालना है? क्योंकि हमको 3m और प्लस 1 के रूप में दिखाना है, प्लस में 1। आप देखिए इस पूरे के बदले में m लेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 का 3, और इस पूरे के बदले में m, इस पूरे के बदले में m, और बाहर में प्लस 1 है। बस यही बात तो कह रहा था दिखाने के लिए, जो कि हम यहाँ पे दिखा चुके हैं, यानी ये मेरा आ चुका है। अब ध्यान दीजिए, यानी ए स्क्वायर जो है आप किस रूप में आ गया, तो आप वहाँ आगे देखेंगे तो 3m प्लस 1 के रूप में। तो एक ये कह रहा था दिखाने के लिए, दूसरा ये कह रहा था दिखाने के लिए, जो कि दोनों हम यहाँ पे दिखा चुके हैं। यानी के लिए 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप का हो, तो 3m और 3m प्लस 1 का रूप का हो, ये भी हम आपको दिखा चुके हैं। तो इस तरह से इस चैप्टर के सारे सवालों को हम लोग हल कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आप इसे एक बार फिर से, है ना, बैठ कर आप बना लेंगे। सारे सवालों को हम लोग हल कर चुके हैं। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। फिर मिलेंगे अगले एक्सरसाइज यानी 1.2 वाली एक्सरसाइज को हल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।